हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की हमारी मूवी है इंटरस्टेलर, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है क्योंकि इस मूवी में साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वॉर्म हॉल, ब्लैक होल एंड स्पीड ऑफ टाइम प्लस ग्रेविटी, इन सभी चीज़ों को समझाया गया है। फ्रेंड्स, इस मूवी का मेन कैरेक्टर है कूपर और कूपर के इर्द गिर्द ही इस मूवी की पूरी स्टोरी घूमती है। कूपर पहले नासा में एक पायलट था, लेकिन अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो चुका है और 1 साल पहले ओकरा और बाकी के अनाज की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मर्फ। ये बहुत होशियार है पढ़ाई में और इसका साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बेटे का नाम है टॉम, जो पढ़ाई में एवरेज है। अब मर्फ जिस रूम में रहती है उस रूम में एक बुक शेल्फ है और उस बुक शेल्फ से बुक्स अपने आप ही नीचे गिरती रहती है। मर्फ अपने फादर कूपर से कहती है कि मुझे लगता है मेरे रूम में भूत है और वो भूत आप ही है, लेकिन कूपर इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि वो साइंस में मानता है, इसलिए वो इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वो मर्फ से भी कहता है कि ये सारी नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ कूपर से बोलती है कि मुझे आप ही ने सिखाया है कि विज्ञान का मतलब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। इस पर कूपर कहता है कि ठीक है, तुम साइंस और घोस्ट के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो, लेकिन इससे डरने के बजाय तुम इस पर रिसर्च करो और ये सब जो भी तुम्हारे रूम में होता है इसकी सच्चाई का पता करने की कोशिश करो। अब एक दिन सभी बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं, तभी एक सायरन बजता है। ये सायरन होता है धूल भरे तूफान के आने से पहले का सायरन, यानी अब तक बहुत सारे धूल भरे तूफान पृथ्वी पर आना शुरू हो गए थे। अब तूफान आने की वजह से मैच बंद हो जाता है और सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अब जब कूपर भी अपने घर को लौटता है तो उसका पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है और मर्फ के रूम में धूल से कुछ लाइंस बनी हुई होती है। तो मर्फ बोलती है कि मैंने कहा था ना कि कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। अब कूपर इन लाइंस को बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि आज तुम अपने भाई टॉम के रूम में सो जाओ। अब कूपर पूरी रात उस कमरे में बैठता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि ये लाइंस कैसे बनी और इस बुक शेल्फ से बुक्स अपने आप नीचे कैसे गिर जाती है। अब सुबह होने पर मर्फ देखती है कि उसके पिता अभी भी उसी रूम में बैठे हुए हैं और वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये लाइंस कैसे बनी। अब कूपर मर्फ को बताते हैं कि किताबें भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरी है। अब वो एक सिक्का उछालता है जो उन मिट्टी से बनी हुई लाइंस के ऊपर जाके गिरता है, ना कि उन लाइंस के बीच में। कूपर अब बताता है कि ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। दोस्तों, बाइनरी कोड के बारे में हम सब जानते हैं। ये एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की होती है। इसमें नंबर्स 1 और 0 का इस्तेमाल होता है, यानी अगर हम बाइनरी कोड में कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम बस 0 और 1 नंबर का इस्तेमाल करके उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अदर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी हुई इस मोटी लाइन का मतलब है नंबर 1 और पतली सी लाइन का मतलब है नंबर 0। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है और इसको डिकोड करने से उसे एक लोकेशन का पता चलता है। अब कूपर और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर वहां अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम एमिली है और ये एक साइंटिस्ट है। वो कूपर को एक रूम में ले जाती है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी मर्फ भी वहीं बैठी होती है। अब साइंटिस्ट एमिली के फादर, जिनका नाम है मिस्टर ब्रेन, वो भी वहीं होते हैं। मिस्टर ब्रेन को कूपर पहले से जानता है क्योंकि कूपर नासा में काम कर चुका है। अब ये सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को आखिर इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया जगह है और इस जगह के बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब कूपर बोलता है कि इस जगह के बारे में पता लगना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मर्फ बताती है कि हमें इस जगह के बारे में ग्रेविटी से पता चला। अब वहाँ पर बैठा हुआ एक साइंटिस्ट पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अब कूपर को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब वो सभी से कहता है कि आप लोग मुझसे वादा करो कि आप मुझे और मेरी बेटी को एकदम सेफली यहाँ से जाने दोगे। अब प्रोफेसर बैन इस बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर इनके साथ नासा में काम कर चुका है,
लेकिन आज से 10 साल पहले ही नासा के साथ साथ साइंस के और भी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुके हैं। अब प्रोफेसर ब्रेन उसे बताते हैं कि नासा पूरी दुनिया के लिए कब का बंद हो चुका, लेकिन अभी भी नासा के रिसर्चर्स खुफिया तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। वो दुनिया से ये सब इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से मर रही है और नासा के प्रोजेक्ट्स पे बहुत खर्चा होता है। प्रोफेसर ब्रेन अब कूपर को बताते हैं कि हमारी पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसल को पहले ही खो चुके हैं और जो बची कुची फसलें हैं वो कुछ सालों के अंदर खत्म हो जाएगी। इसके बाद इस धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और ऑक्सीजन यहाँ से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कूपर बोलता है कि धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, तो ब्रेन बोलता है कि हमें धरती को बचाना नहीं है, बल्कि हमें अब इसको छोड़कर जाना होगा। ब्रेन ये भी बताते हैं कि स्पेस में एंडोरेंस नाम का एक हमारा स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आगे प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि आज से लगभग 48 साल पहले सैटर्न ग्रह के पास अपने आप एक वार्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें असंख्य तारे और अरबों खरबों ग्रह हैं और इसी तरह की गैलेक्सीज ब्रह्मांड में असंख्य संख्या में है, पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों वर्षों का समय लग जाएगा। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि वार्म होल आखिर होता क्या है। तो वार्म होल की ये जो थ्योरी है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ है, अगर हमें पहाड़ की दूसरी तरफ जाना है तो हमें उसके नीचे से सुरंग बनानी होगी, तब हम आसानी से या फिर कहीं तो कम समय में पहुंच जाएंगे। अगर ऊपर से जाएंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, मुश्किलें बहुत आएगी। बस दोस्तों, जो वार्म होल है वो भी कुछ इसी तरह का है, यानी वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है जिसमें समय भी कम लगेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि वार्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है। प्रोफेसर ब्रेन उसे बताते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते हैं कि हम ऑलरेडी 13 एस्ट्रोनॉट्स को वार्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं। अब उन्हें वहाँ पर ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसानों के रहने के लिए पर्याप्त हो और यहाँ से ज़्यादा दूर ना हो। उन सभी के पास एक रोबोट है और जब भी उनको एक ऐसा ग्रह मिल जाएगा तो वो लोग उस रोबोट को ऑन कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स उन्होंने भेजे थे उनमें से 3 का उन्हें सिग्नल मिल चुका है, यानी कि 3 अलग अलग ग्रहों का, पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। अब इसीलिए एक टीम बनाई जा रही है जिसको उन तीनों ग्रहों पर भेजा जाएगा। और अगर उन तीनों ग्रहों में से कोई एक ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान रह सकता है, तो प्रोफेसर ब्रेन के पास इसके लिए 2 प्लान्स हैं। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ग्रेविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको इसमें कामयाबी मिल जाती है तो वो एक स्पेस स्टेशन के ज़रिए सभी लोगों को वहाँ पर भेज देंगे और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन तैयार भी कर लिया है। और दोस्तों, ये स्पेस स्टेशन वही है जो हम देख रहे हैं, जहाँ पर प्रोफेसर ब्रेन और कूपर इस समय खड़े हैं। दोस्तों, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक अंतरिक्ष यान है। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान आखिर अंतरिक्ष में जाएगा तो जाएगा कैसे? और वो इसको ऊपर भेजने के लिए ही ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर कुछ देर के लिए ही ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल से यान को अंतरिक्ष तक आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और बस इसको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत होगी और इस तरह से यहाँ के लोगों को बचाया जा सकता है। अब हम चलते हैं प्लान नंबर 2 की तरफ। इसके अकॉर्डिंग अगर वो प्लैनेट पे जाने में कामयाब नहीं होते हैं या फिर उनको प्लैनेट नहीं मिलता है तो इंसान अपने साथ 5000 भ्रूण लेके जाएगा। भ्रूण का मतलब है यहाँ इंसान के DNA। इसके ज़रिए नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है। यानी ये तय है कि धरती पर रह रहे लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। उनकी प्रजाति कभी भी नष्ट हो सकती है, धरती का कभी भी विनाश हो सकता है। अब प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बोलते हैं कि तुम भी हमारे इस मिशन में हमारे साथ शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है और तुम एक पायलट हो। अब कूपर इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को सेव करने की बात है। लेकिन इस बात से कूपर की बेटी मर्फ बहुत नाराज़ है। वो नहीं चाहती कि उसके फादर किसी ऐसे मिशन पे जाएं जहां जान का खतरा हो और जहां से आने का टाइम पता ही ना हो। अब मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है
वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो कहती है कि मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उस मैसेज को मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात को इग्नोर करता है और जाने से पहले उसे एक घड़ी देकर जाता है। वो उससे कहता है कि इसी घड़ी की दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी और ये घड़ियाँ हम दोनों के लिए अलग अलग काम करेगी। कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में समय की रफ्तार कम होगी और अब कूपर जाते जाते उसे बोलता है कि शायद जब मैं वापस लौटूं तो तुम मेरी उम्र की हो जाओगी और मेरी उम्र लगभग अभी के जितनी ही रहेगी। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वॉर्म हॉल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और अब वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीनों ग्रह हैं। इस ब्लैक होल का नाम होता है गारगैनवा। अब वो 3 ग्रह जहां पर इन्हें जाना है वो इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह से लगाते हैं जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप के नज़दीक जो प्लैनेट है उसका नाम है मिलर प्लैनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम इसी प्लैनेट पर जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लैनेट ब्लैक होल से भी बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और इसीलिए इस प्लैनेट पे बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। दोस्तों, ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनके आसपास कोई भी आ जाए तो ये उसको अपने अंदर ले लेते हैं। यहाँ तक कि अगर सन भी इनकी रेंज में आ जाता है तो वो उसको भी निगल सकते हैं। अब इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होने के कारण ही इसके आसपास जो भी होता है उसकी समय की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और यही कारण होता है कि उस प्लैनेट पे बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब ये लोग मिलर प्लैनेट पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इनमें से एक साथी बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और यहाँ रहकर ब्लैक होल पर नज़र रखूंगा और उसकी इक्वेशन भी करूंगा। अब बाकी के 3 लोग मिलर प्लैनेट पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि उस पूरे के पूरे प्लैनेट पे 5 से 6 फीट तक का पानी ही पानी होता है और कुछ भी नहीं होता, यानी यहाँ पर ज़िंदगी संभव है ही नहीं। और उनके जिस स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ पर लैंड किया था अब यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ मलबा होता है और कुछ भी नहीं। अब एमेलिया यहाँ से कहीं आगे की तरफ जाने लगती है। कूपर के पूछने पे वो बताती है कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। अब कूपर ध्यान से देखता है और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये पहाड़ नहीं है बल्कि लहरें हैं और ये लहरें बादलों को छू रही होती है। यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो पानी को इतना ज़्यादा ऊपर उठा देती है। अब वो एमेलिया को बोलता है कि वो पानी की लहरें हैं इसलिए जल्दी लौट आओ, लेकिन तब तक एमेलिया वहाँ पर फंस जाती है। पर खैर कि रोबोट उसे बचा लेता है और वो उसे अंदर ले आता है। पर इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है। अब उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में भी पानी भर जाता है। अब ये तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी को निकाल दिया जाएगा। अब उनको इस प्लैनेट से निकलने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है और जब वो अपने मेन स्पेसशिप में आते हैं जो अंतरिक्ष में होता है जिसका नाम है एंड्योरेंस, तो वहाँ आने पर वो देखते हैं कि जो उनका साथी एक वहाँ रह गया था वो अब बूढ़ा हो चुका है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि अब तुम वापस लौट कर आओगे। कूपर उससे पूछता है कि हमें कितना टाइम हो गया। वो बोलता है 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेजेस आए हैं तो आप लोग वो देख लो। अब वो अपने मैसेजेस चेक करते हैं जिनमें से एक मैसेज में कूपर का बेटा टॉम उसे बताता है कि अब कूपर के फादर यानी उसके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो उसे ये भी बताता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं। कूपर तो अभी उसी उम्र का है लेकिन फिर भी वो दादा बन चुका है। अब आश्चर्य की बात ये होती है कि इतना लंबा समय धरती पर बीत जाने के बाद भी कूपर की बेटी मर्फ ने अपने फादर के लिए सिर्फ एक ही मैसेज फॉरवर्ड किया है क्योंकि वो उससे नाराज़ थी। अब वो वाला मैसेज वो तभी फॉरवर्ड करती है जब उसका बर्थडे था, जब वो कूपर की उम्र की हो जाती है, क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और अब वो प्रोफेसर ब्रैंड के साथ में नासा में काम करती है। अब हम फिर से कूपर के स्पेसक्राफ्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये 3 लोग जो बचे हुए हैं वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें अब कौन से प्लैनेट पे जाना है। इस पर कूपर और रोमेले बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है, और एमिली बोलती है कि हमें एडमिट के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से जो डेटा मिले हैं वो ज़्यादा सटीक है। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि एमेलिया एडमिट से प्यार करती है
अब यहाँ पर इनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि इनके स्पेसक्राफ्ट में अब इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा है कि ये दोनों प्लेनेट पे विज़िट कर पाएँ। इसीलिए अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये मैन के प्लेनेट पे जाएंगे। ये लोग मैन के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। वो उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं। अब दोस्तों, हम आज यहीं तक इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा। तो हम जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।